अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, मुल्क भर में बहस छिड़ चुकी है, सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए या नहीं। आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। याद रहे कि 30 दिसंबर 2020 को सदर ने सेनेट इंतखाबात में वोटिंग के हवाले से अदालत से राय तलब की। इसके बाद 3 फरवरी को यानी 1.5 महीने के बाद हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश की गई और 6 फरवरी को यानी 3 दिन बाद उसके सदर की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। मगर आज अदालत में क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ऑर्डिनेंस मफरूजों पर मबनी है। सदर ममलिकत को ऑर्डिनेंस के इजरा से नहीं रोका जा सकता। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए रजा रब्बानी का कहना था कि ऑर्डिनेंस जारी करके अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस में लिखा है कि ये फौरी नाफिज अमल होगा और अगर अदालत की राय हुकूमत से मुख्तलिफ होती है तो ऑर्डिनेंस का क्या होगा। JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने अदालत में कहा कि हुकूमत ने सदारती रेफरेंस के हवाले से अदालती कार्रवाई का एहतराम नहीं किया। अदालत ओपन बैलेट के बारे में सदारती रेफरेंस सुन रही है और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आर्टिकल 226 के तहत वजीर आजम और वज़रा समेत दीगर इंतखाबात का तरीकाकार खुफिया क्यों रखा गया है। हमने अपने मुल्क में अच्छे सियासतदान भी देखे हैं। सब सियासतदानों को एक तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए। 1985 के आम इंतखाबात की मिसाल हमारे सामने है। 1985 के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए। मोहम्मद खान जनेजो ने हुकूमत बनाई और पैसे का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। नाज़रीन, सवाल यह है कि आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट करेगी या पार्लियामेंट। सवाल ये नहीं कि ओपन बैलेट होना चाहिए या खुफिया राय शुमारी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मोहसिन शाहनवाज रांझा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। पहले आपका तारुफ कराते सेनेटर मोहसिन अजीज से, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। वो सेनेट की कमेटी बराए पेट्रोलियम के चेयरपर्सन हैं और हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। लतीफ खोसा साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, साबिक सेनेटर हैं और गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। अमजद शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरपर्सन हैं, बार काउंसिल के एक बहुत ही अहम ओहदे पे रह चुके हैं और एक बार लीडर हैं। सबसे पहले अमजद शाह साहब आपसे शुरू करूंगी। सवाल यह है कि जो आपने आज प्रेस रिलीज शाया की है उसके तहत आपने ये कहा है कि दिस इज टैंटमाउंट टू इंटरफेयरिंग विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी ये जो सदारती रेफरेंस जारी किया, सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, ये अदलिया की आजादी के ऊपर हमला है। ये आप क्यों कह रहे हैं? इस तरह से कि आर्टिकल 226 जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो सारा प्रोसीजर बताता है और हर इदारे ने अपने पैरामीटर्स में काम करना है। जैसे पार्लियामान की बेसिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ये ले आए और हमारा तो उस वक्त भी मौक़िफ़ यही था कि सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि जो पार्लियामेंट के जो अख्तियारात हैं उसे पार्लियामेंट ही करे तो ज़्यादा से बेहतर है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है ये रेफरेंस, इस दौरान में एक ऑर्डिनेंस ले आना, और वो ऑर्डिनेंस सिर्फ इसलिए लाया गया है कि ये शेड्यूल अनाउंस करने जा रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन सेनेट के इलेक्शन का, तो उसके आने के बाद अगर ये लाते तो फिर इनके लिए और मसाइल होते, तो ये उससे पहले ले आए। तो लेकिन वो ऑर्डिनेंस के जरिए ये आइन में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और सदारती रेफरेंस जो इस वक्त पेंडिंग है उसमें ये यकीनन अदालत पे भी प्रेशर जो है वो उसमें इजाफा करने जा रहे हैं। तो इस वजह से हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर भी कभी के भी ये मुतरादिफ है कि आप एक पिटीशन फाइल करने के बाद एक कानून साजी जो है ऑर्डिनेंस के जरिए कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इस ऑर्डिनेंस को जो जारी किया गया है, पाकिस्तान बार काउंसिल इसे आर्टिकल 184 के तहत चैलेंज करेगी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये मेलाफाइडी की बुनियाद पे इस वक्त इशू किया गया है। तो ये फैसला आपने कर लिया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगी? यकीनन जी, पाकिस्तान बार काउंसिल, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आज जो फैसला किया है, मेरी बात हुई अपने बाकी मेंबरान से, तो तकरीबन सबका यही व्यू है कि इसको चैलेंज होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अहम खबर आप दे रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल इस सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मोहसिन अजीज साहब, ना कि ऑपोजिशन इसको चैलेंज करेगी
मगर पाकिस्तान बार काउंसिल जो वकला का एक आप समझ लें एक बॉडी है, बड़ी अहम बॉडी है, वो भी इसको चैलेंज करेगी और ये प्ली इख्तियार करेगी कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये बदनीयती के ऊपर मबनी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो ये है कि हाउ कम आपने ये ऑर्डिनेंस जो है ये आप ले आए इतवार के दिन, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी था और इसके ऊपर तो रेफरेंस भी आपने एक अमेंडमेंट भी आपने दायर की हुई थी नेशनल असेंबली के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक इसका लीगल एस्पेक्ट है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। आपने ये समझना है और आपके नाज़रीन को ये समझना है कि इस वक्त सियासत और सियासतदान मुल्क में एक गाली बन चुके हैं और उसको जो है शफाफियत लाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं ताकि ये जो है जो दाग है ये खुल जाए और ये धुल जाए। अब बात ये है कि हमें ये मालूम है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो 4-4 MPAs के ऊपर, जबकि आप एक सेनेटर नहीं ला सकते, 2-2 सेनेटर्स यहाँ आए हैं। हमारी लॉबीज, चाहे वो अपोजिशन की लॉबीज हो कि चाहे वो जो है ट्रेजरी बेंचेस की लॉबी हो, उसमें बैठ के इशारे किए जाते हैं कि फलाना सेनेटर जो है इतने टिकट खरीद के, इस तरीके से टिकट खरीद के, सिर्फ वोट खरीद के नहीं, अपने टिकट जो है वो जो है अपने जो है जो कि पार्टी के हेड से खरीद कर आया और बाकी उसने इतने करोड़ रुपए इसमें खर्च किए हैं। वहां से यही सियासत का जो है बेड़ा गर्क शुरू होता है और वहीं से पाकिस्तान जो आज जिस नहज पे पहुंच चुका है, इस नहज पे पहुंचता है कि जो पैसे लगा कर आता है वो पैसे यहां से कमाना भी कोशिश करता है और इसके लिए जो है एक जस्तजू अगर की गई है। अब इसके लिए देखिए, ये यहाँ पे हमें गुफ्तगू करनी चाहिए कि इसके मुतालिक तो हमारी हाउस जो है कमेटी ऑफ द होल ने 2016 मई में इसके ऊपर एट लेंथ डिलिबरेट किया था और ये वो टाइम था कि जबकि जो है हमारे रजा रब्बानी साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं वो चेयरमैन ऑफ सेनेट थे और इसके ऊपर जो है एक डिलिब्रेशन हुई थी जो कि कई दिन तक रही थी और यूनानिमसली ये अडॉप्ट किया गया था कि हाँ ये रिच मैंस क्लब बन गया है। और ये लोग डायरेक्ट इलेक्शन से इस वजह से नहीं आ सकते और साथ ही है कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनका तज्जिया लिया गया और उसके बाद ये रिकमेंडेशन गई, ये मैं रिपीट करता हूं, ये रिकमेंडेशन गई कि ये जो है सीक्रेट बैलेट को इस तरीके से खत्म किया जाए कि इसमें जो है जो पार्टी हेड होते हैं या पार्लियामेंट्री लीडर होते हैं उनका इख्तियार होना चाहिए कि ये जो है इसको वोट को चेक किया जाए। जी और मगर सवाल सर ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि ओपन बैलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि ये फैसला कौन करेगा, क्या पार्लियामान करेगी या कि सुप्रीम कोर्ट करेगी? सवाल तो ये है सर। पार्लियामान को करना चाहिए। इसके लिए देखिए हमने जो कोशिश करनी थी कि इसके रेफरेंस को पहले भिजवाया गया ताकि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अपना एक ओपिनियन दे। मीनवाइल जो है एक जो बिल जो हाउस में लाया गया और उसका बिल का आपने देखा कि क्या हालत हुई, किस तरीके से फाड़ के फेंका गया, किस तरीके, ये तमाम जो है ये शवाहिद मौजूद है कि ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल बने। ये चाहते नहीं है कि आज जो पीटीआई की जो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद चाहे ओपन बैलेट से होता है या सीक्रेट बैलेट से होता है, ये एक पार्टी है जो कि उभर के ये मैक्सिमम वोट के ऊपर आएगी और इसी का इनको खदशा है कि जब ये इस तरीके से आ जाएगा तो तमाम यानी कि आपने सारे रास्ते वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने सारे रास्ते इख्तियार किए मगर जब नहीं मिला तो आपने फिर सुप्रीम कोर्ट के बॉल के अंदर ये कोर्ट बिल्कुल जो फेंक दिया। अच्छा यस खोसा साहब, आपकी जानिब, चूंकि आप कानूनदान भी हैं, सियासत को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, सेनेट को भी जानते हैं, ये बताइए कि अगर ये ऑर्डिनेंस के जरिए ये इलेक्शंस हो जाते हैं, लेट्स से कि ओपन बैलेट हो जाता है, 120 दिन के बाद तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगी, तो फिर जो इलेक्शन हुआ होगा उसकी क्या हैसियत होगी सर? देखें, पहले तो ये खातिर जमा रखें, ये कंडीशनल है ऑर्डिनेंस, ये इन्होंने खुद मशरूत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। जी सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला देना है कि आर्टिकल 226 का इतलाक इस पर होता है क्योंकि इनकी हुकूमत की तशरीह ये है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट
एक्सेप्ट दैट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। यानी तमाम वो इलेक्शन जो आइन के तहत हैं वो खुफिया राय शुमारी से होंगे, मासिवा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो इनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये इलेक्शन सेनेट के होते हैं, ये आइन के तहत नहीं होते। अब इतनी इस बात की तशरीह जो है ले जाने की क्या जरूरत थी? पहले तो ये पार्लियामान का काम था इसको तायन करना। इन्होंने पार्लियामान को बिल्कुल बेतौकीद करके रख दिया है। ये 2.5-3 साल जो कुछ इन्होंने किया है, ये पार्लियामान को तो इन्होंने बिल्कुल रबर स्टैंप इनको डस्टबिन में फेंक दिया है। या ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुकूमत चला रहे हैं और ये खैर से सुप्रीम कोर्ट चले गए। अच्छा, फिर इस पर भी इत्तफा नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार ही कर लें कि सुप्रीम कोर्ट क्या देती है। हालांकि आइन की शिक बड़ी वाज़ेह है, आइन ही के अंदर जो है सेनेट के मुतय्यन किए गए हैं, उसके जो हिस्स किए गए हैं हर सूबे के फेडरल कैपिटल के और फाटा के सीटों का तयन किया गया है, माइनॉरिटीज वगैरह सारा उसमें दिया गया है। तो ये आइन के तहत ही होने हैं। 226 बड़ा वाज़ेह है। सो हमारी नजर में ये सुप्रीम कोर्ट से इनको बिल्कुल इनकार मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 226 ना सुप्रीम कोर्ट तरमीम नहीं कर सकती, ना आइन में तरमीम कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ना कानून में तरमीम कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये राय के लिए गए हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? राय आप किसी ऐसी चीज की लेते हैं जो दायरा इख्तियार में पार्लियामान के ना हो। जब ये पार्लियामान के दायरा इख्तियार में है, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों कर गए हैं? अच्छा, फिर उसका भी इंतजार नहीं किया, फिर वो लेकर आ गए तरमीम आर्टिकल 226 में। और फिर देखिए फ्रॉड क्या किया इन्होंने कौम के साथ, मुल्क के साथ, सभी की आंखों में धूल झोंकी कि जाना तो सिर्फ 226 की प्रोवाइजो इन्होंने देने की बजाय इन्होंने आर्टिकल 63D यानी इन्होंने कहा कि दोहरी शरीयत वाला भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो असल चीज इनकी सामने आ गई कि ये एडवाइजर्स को और उन लोगों को जो पीटीआई से नहीं है बल्कि या तो वर्ल्ड बैंक के भेजे हुए हैं या इमरान खान के जाती दोस्त हैं या उनके एटीएम है जो उनको फाइनेंसर हैं, उन लोगों को ये सेनेट के जरिए लाना चाहते हैं, काबीना में लाना चाहते हैं। और रियासती अमूर जो पहले ही वो एडवाइजर की वजह से या पॉलिटिकल असिस्टेंट की वजह से चला रहे हैं, ये बिल्कुल इसको इनको पता है कि इनके जो एमपीएस और एमएनएस जो हैं वोट नहीं देंगे, इसलिए ये जो है चाहते हैं कि ये सीक्रेट बैलेट ना हो और ओपन बैलेट हो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ खोसा साहब, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। इसके ऊपर मैं मोहसिन साहब से भी उनकी राय लूंगी, मगर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वी हैव 2 मोहसिन्स टुडे। तो मोहसिन साहब आपकी जानिब आऊंगी, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की तरफ। जो अख्तर मेंगल साहब हैं, अब ऑपोजिशन में हैं, आपके साथ पीडीएम में हैं, उनका बयान आया और उन्होंने कहा जी ऑर्डिनेंस जारी करने पर सदर मुमलिकत के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, यानी कि उन्होंने एक तरीके से तौहीन अदालत भी की है। आपकी राय क्या है? आप भी वकील हैं। देखिए, आइन के नीचे गालिबन 206 है, उसके नीचे अगर कोई इस तरह का इकदाम किया जाए तो बिल्कुल वो तौहीन अदालत में भी आ सकता है और ये उनकी राय है। देखिए, अदालत में जाना, अपनी राय का इजहार करना और आइन की तशरीह करने पे तो किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जब ये मामला अदालत में जाता है तो फिर अदालत ने उसको अपने तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है। लेकिन ये बिल्कुल एक ऑप्शन जरूर मौजूद है और इस ऑप्शन पे बात भी हो रही है। देखिए, जो खोसा साहब ने बात की है, हकीकत तो यही है कि अगर तो आप अगर इनका रेफरेंस पढ़े तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सदर पाकिस्तान जो है वो रेफरेंस पे अपनी राय दे के राय ले रहे हैं। आपने कभी इस तरह का सुना है कि आप किसी से मशवरा लेने जाएं और आप उस शख्स से कहें कि भाई मेरी तो राय ये है, अब तुम अपना मशवरा दे दो? मशवरा आप हमेशा बंदे को एक सूरत हाल बयान करके उससे मशवरा लेते हैं, अपना फैसला नहीं सुनाते। रेफरेंस में दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने रेफरेंस में ये सब कुछ लिख दिया है कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, और उसके बाद इन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पहले तो देखें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में गए तो फिर आपने
आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में क्यों मूव किया? पार्लियामेंट में जिस तरह बताया कि बदनीति पे मबनी है, कि वो सिर्फ आईनी जो तशरीह है वो सिर्फ इस सेनेट इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि अपनी एटीएम्स को भी नाजायज से जायज करार देने के लिए है। और उससे हटके तीसरी बात यह है कि आप एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं जो ऑर्डिनेंस बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन है। मैंने कोई ऐसा कानून नहीं देखा पाकिस्तान में जो स्पेकुलेटिव लॉ हो। कोई पाकिस्तान के कानून की मिसाल बना दें, ये जिसने भी ऑर्डिनेंस बनाया है वो स्पेकुलेशन के ऊपर या कंडीशनल कानून साजी तो नहीं होती, कानून साजी तो क्लैरिटी के साथ होती है। तो ये सारा एक बदनीति पे मबनी इनका एक मौकफ है जो इन्होंने अपनाया है। और इसमें इन्होंने बेसिकली, अगर तो हमारा मौकफ, हम ये नहीं कहते पैसे देने चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए, हम उसके खिलाफ, बिल्कुल पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आइन एक तरीकाकार जो है उसको डिफाइन करता है, आर्टिकल 226 में वाज़िया है कि ऑल द इलेक्शंस अंडर द राइट वो ऑल द इलेक्शंस के बीच में सेनेट का इलेक्शन शामिल है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप आईनी तरमीम करें। अच्छा, ये इससे पहले कि अमजद शाह साहब से मैं बात करूं, मोहसिन अजीज साहब, दोनों बातें जो लतीफ खोसा साहब ने की, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने की, कि जी आपने जो अपना एक ऑर्डिनेंस जारी किया है वो भी मफरूजों के ऊपर मबनी है। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने भी अदालत में यही कहा। और अगर आपने राय लेनी थी सुप्रीम कोर्ट की तो फिर आप राय लेते, आपने अपना एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और फिर आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप गए, तो आपके जो मूव्स हैं उसके अंदर खुला तजाद है जी, वो ये कहते हैं। देखिए, हमने तो बिल भी पेश किया जी, हमने तो बिल भी पेश किया और नेक नियति भी पेश किया जी कि ये जिस तरीके से कमेटी ऑफ द होल ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी उनको ये जो है अडॉप्शन करेंगे, और जिसमें कि ये तमाम पार्टी जो है बशमूल पीटीआई के तमाम पार्टी शामिल थी। और उसको अगर आप पढ़िए, अगर आप मगर सर मुझे एक बात समझाइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ही ये ऑर्डिनेंस है, वो एक कंडीशनल है, सुप्रीम कोर्ट के वो कहता है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो भी राय देगी उसका हम एहतराम करेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो आपने रजू किया हुआ था, आप इंतजार करते कि वो अपनी राय दे देते। नहीं, तो ये इलेक्शन शेड्यूल चूंकि आने वाला है, कल या परसों आएगा, उसके बाद ये ऑर्डिनेंस या चेंजेस उसमें नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसको प्रेम्प्ट करने के लिए ये जो है ऑर्डिनेंस पहले दिया गया, क्योंकि ये 1 या 2 दिन के बाद ये इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद द चेंजेस इन दैट लॉ कैन नॉट बी मेड। अलबत्ता उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी जरूर राय दे सकती है। मैं आज फिर ये रिपीट करता हूं कि इसमें इन्होंने जो हमारा बिल आया था उसको इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया, वो इसको रिजेक्ट करने की क्या वजूहात है। अब ये अगर ये बदनीति पे इनका मुनासिर है कि ये बदनीति कहां तक ले जाना चाहते हैं, ये कहां तक जो है सौदागरी के तौर पर सियासत को सामने लाना चाहते हैं। वो बात आपने की, मगर आपने एक अहम बात ये भी की, आपने ये भी कहा कि हमने कोशिश की थी कि हम नेशनल असेंबली से मामला हल कर ले, नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को किया। ये बात जो मोहसिन अजीज साहब कहते हैं, एक तरफ से वो ये कहते हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा, लतीफ खोसा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों वकील हैं, वो कहते हैं कि जी आपने एक तरीके से हावी कर दी अपनी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और फिर आपने ये भी कह दिया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा, मतलब इट्स अ साइकिल बना दिया आपने। तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल इस इशू को कैसे देखेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी फैसला करती है और वो ओपन बैलेट का भी कह देती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस हुक्म से जो अपना दायरा कार है उसे तजावज कर रही है? अगर ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि सब जजेस है, हम ये बात तो नहीं कर सकते, लेकिन वो होगा आइन के पैरामीटर में जो उनका रोल है वो उससे एक्सेस होगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट का काम है और उसी को करना चाहिए। मैं इनकी इस आर्गूमेंट पे बड़ा हैरान हुआ हूं कि जो तरीकाकार आइन ने दे रखा है, कहते हैं उस पर नहीं हो सकता था, तो लिहाजा हमने फिर गलत तरीके पे कर लिया, हमने दूसरे तरीके पे कर लिया। अगर ये इतने ही मुखलिस थे इस तरमीम को लाने के लिए, तो ये 1 साल पहले भी कर सकते थे, ये 1.5 साल पहले भी कर सकते थे। लास्ट टाइम जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो यही मतलब हालात थे कि कह रहे थे जी पैसे ले लिए, फलां हो गया, तो इस दौरान इनके पास 2-2.5 साल थे, और एकदम एट द नेक ऑफ टाइम जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, तो वह उस वक्त अमेंडमेंट्स लाने की, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल करने की, ऑर्डिनेंस लाने की,
ये मतलब इस पे अफसोस है कि ये कोई तरीका इनका ठीक नहीं था। तो अगर देखें ये पार्लियामेंट में गए वो सही तरीका था, पार्लियामेंट ने इनकी बात नहीं सुनी तो इनको चाहिए था कि छोड़ देते, इंतजार करते जब इनके पास पार्लियामेंट। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है सेनेट के इंतखाबात के ऊपर और कैसे एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया जो अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है। लतीफ खोसा साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई राय नहीं देती तो फिर इस ऑर्डिनेंस का क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, ये ऑर्डिनेंस सिर्फ एक ही सूरत में मौसर है या काबिल अमल है अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है, अपने रेफरेंस में जवाब देती है कि आर्टिकल 226 में सेनेट के इलेक्शंस उस दायरा कार में नहीं आते। अच्छा, सिर्फ उस सूरत में ये कानून में तरमीम कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के जरिए और फिर ऑर्डिनेंस मौसर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये राय नहीं देती या तवालत में चला जाता है केस, किसी वजह से इल्तवा हो जाता है, लंबा हो जाता है, सेनेट के इलेक्शंस तक इसका फैसला नहीं होता, तो भी ये गैर मौसर है ये ऑर्डिनेंस। एक ही सूरत में ये मौसर है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये 226 में सेनेट का इलेक्शन नहीं आता, आम कानून के तहत ये हो सकता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए आईन तरमीम नहीं हो सकता। अच्छा, मगर सिर्फ कानून तरमीम हो सकता है, आइन तरमीम नहीं हो सकता ऑर्डिनेंस के जरिए। इसलिए आइन में तो इन्होंने तरमीम दे रखी है और सुप्रीम कोर्ट से यही राय इन्होंने इस्तिस्वाब राय यही किया है कि क्या 226 में आता है या नहीं आता सेनेट का इलेक्शन। तो ये मजाक करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने एक किस्म का बिल्कुल कंटेम्प्ट की है, क्योंकि क्या ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी अब इनके हक में राय दे तो ये ऑर्डिनेंस मौसर है। कभी दुनिया में ऐसा कानून हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में देगी फैसला तो ये कानून जो है मौसर होगा? जी मोहसिन अजीज साहब, यानी स्पेक्युलेटिव किस्म की ऑर्डिनेंस है, स्पेक्युलेटिव कानून आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ है। ये इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है, जिस तरह इनके बाकी सारे यू टर्न के तुर्रा इम्तियाज है, ये भी इन्हीं के एक तुर्रा इम्तियाज। जी मोहसिन अजीज साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, दो तीन बातें यहाँ हुई है, मैं सबका बारी बारी जवाब देना चाहता हूँ। एक तो ये इसके जो ऑर्डिनेंस है उससे, उसके अल्फाज से, उसकी वर्डिंग से साफ जाहिर है उसमें उन्होंने कंडीशनल किया हुआ है, तो इसके ऊपर तो ठीक है। खोसा साहब, मोहसिन साहब बड़े एमिनेंट लॉयर्स हैं, लेकिन वो तो मेरा जैसा जो शख्स है जो कि बिजनेस कम्युनिटी को में से है, वो भी समझता है कि ये तो कंडीशनल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और कंडीशनल के लिए मैंने रीजन आपको पहले दे दिए थे कि जो है पहले रेफरेंस भी गया, फिर उसके बाद बिल भी लाया, उसके बाद गुफ्तगू भी हुई। लेकिन क्या किया जाए कि जब ये नीयत की बात करते हैं तो हमने तो अपनी नीयत सामने साफ जाहिर कर दी। हम ना इससे खाइफ हैं ना इससे हम डरे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पार्टी क्या है। हमारी पार्टी में अगर किसी के ऊपर शक भी हुआ है और उसके ऊपर जो है लास्ट इलेक्शन में अगर शक हुआ है, उसके ऊपर इल्जाम भी लगा है, तो 20-22 आदमी हमने पार्टी से निकाल के एक तरफ कर दिए हैं, उनको ना टिकट दिए और ना पार्टी से नहीं, मगर सर एक बात तो आपकी पार्टी में जरूर होती होगी ना। देखिए, हर इदारे के दायरे कार की तो बात होती होगी ना। क्या आप समझते क्या है कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अदालत को करनी चाहिए या कि पार्लियामान को करनी चाहिए? सर, पार्लियामान को करनी चाहिए, लेकिन पार्लियामान जिस तरह से फैटफ के बिल हैं, जब फैटफ के बिल आए तो नैब को उससे क्या ताल्लुक था कि जब नैब के उन्होंने 32 क्लॉजेस उसमें से निकाल दी, और जब हम बात करते हैं अलिफ की, वो चले जाते हैं ये पे कि उन्होंने कुछ जो है 9-10 जो अशखास हैं इस मुल्क में उनको इन्होंने बचाना है। जब उसकी गुफ्तगू शुरू हो जाती है और वो बिल अपनी जगह पर रह जाते हैं, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से मैं बात करना चाहूंगी। मोहसिन साहब, बात यह है कि आज एहसन इकबाल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी इस तरह अगर ऑर्डिनेंस आने शुरू हो जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद तो हमें खदशा है कि 18वीं तरमीम भी रोल बैक हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि किसी दिन इन 58(2)B की भी वापसी हो जाए, जिसके तहत जो सदर के इख्तियारात हैं कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे, वो भी आ जाए। देखिए, जिस हिसाब से इस मुल्क में मेरे ख्याल से ऑर्डिनेंस जो है वो निकाले जा रहे हैं, और जो उसके बीच में आप देखें कि गवर्नमेंट की जल्दबाजी है,
और जिस तरीके से प्रोसेस को, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बुलडोज किया जाता है पार्लियामेंट में, रूल्स ऑफ बिजनेस को बुलडोज किया जाता है, और जब वहां पे नाकामी होती है तो एकदम एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून जो है वो थोप दिया जाता है बगैर किसी डिस्कशन के, जिसके बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट होते हैं। तो उसको देखते हुए तो ये जो कहना है इसको बिल्कुल बियॉन्ड डाउट आप नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट किसी भी अजीबोगरीब किस्म की लेजिस्लेशन का जो एडवेंचर है वो कर सकती है और उनकी ख्वाहिश है। तो जो भी मौजूदा सूरत हाल है उसके बीच में देखिए, इस मुल्क को अगर हमने आइन के मुताबिक चलाना है तो हमें इसको आइन के मुताबिक ही चलाना है। पाकिस्तान की अदालतें जो है ये आइन की जुबान है। आइन जो अगर बोलता है तो पाकिस्तान की अदालतों के जरिए बोलता है। वो किस तरह, क्योंकि आइन में जो लेजिस्लेचर ने काम कर दिया, लेजिस्लेचर ने तो कानून साजी कर दी जी। अब वो कानून साजी की जो इंटेंशन है, जो स्पिरिट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो है वो उसको एक्सप्लेन करना होता है और उसको उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन देना होता है। ठीक, अगर हमने इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है तो हमने इसको आइन के मुताबिक चलाना है, और अगर हमने आइन से मावरा या आइन कोई चीज करनी है, कोई ऐसा काम करना है, तो फिर हम देख लें कि उसके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे। और इसके ऊपर मोहसिन साहब, कता कलामी माफ, मुझे एक वक्फे का कहा जा रहा है, मगर जो आपने बात कही है कि आइन के तहत मुल्क को चलाना है और हर इदारे को अपने दायरेकार में रह के बात करनी होगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि आज DG ISPR की भी एक स्टेटमेंट आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मोहसिन अजीज साहब, आज मेजर जनरल DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी बैकडोर जो हमारे साथ राब्ते हो रहे हैं वो उसके बारे में आप ना बात करें, क्योंकि इस तरह के कोई राब्ते नहीं हो रहे और किसी को कोई जरूरत नहीं कोई वो फौज के इदारे को सियासत के अंदर घसीटे। क्या जरूरत पड़ गई जी DG ISPR को ये आज बयान देने की? देखिए, ये जब से ये PDM के जलसे जरूर शुरू हुए हैं तो उन्होंने उस वक़्त से जो है हमारी एक पाक फौज को, हमारा एक इदारे को, जिसने हमें जो है हर मुश्किल वक्त में इस कौम को मुश्किल से निकाला है और उन्होंने इसके फ्रंटियर्स के तहफ़्फ़ुज़ किया है, ये जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ थी उससे इसको निकाला है, उसको बदनाम करने की डे 1 से कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों में भी ये जो है बयानात देने में ये रुकते नहीं है, इनकी जबान रुकती नहीं है कि उन्होंने जाके बयान दे दिया कि तो ये क्या PDM के जो बयानात है उसका रिएक्शन है सर? PDM के बयानात का रिएक्शन? जी, उसकी रिएक्शन, अच्छा जी उसी का रिएक्शन है। उसके रिएक्शन में दी गया। मैं जहाँ थोड़ी सी और भी बात यहाँ करता चलूं, चूंकि 18 अमेंडमेंट वगैरह की भी बात हुई है, मैं यहाँ कहता चलूं कि ये कुछ सेक्रेट काउ नहीं है। यस, आई ऑल्सो फील एज ए पार्लियामेंटेरियन दैट वी नीड टू रिविजिट दिस 18 अमेंडमेंट। व्हाई नॉट? इसमें बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। इट्स अ सेपरेट शो, क्योंकि मेरे वक्त की किल्लत है तो मैं आगे बढ़ूंगी। लतीफ खोसा साहब, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये एक PDM को जवाब दिया है DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने? देखिए, मेरे ख्याल में ये एहतराज करना चाहिए था। ये तो बराह रास्त आप सियासत में मुदाखलत के मुतरादिफ मुतसव्वर होगा। बेहतर यही है कि इसमें बिल्कुल कंट्रोवर्सी में पड़ने की फौज को जरूरत ही नहीं है। फौज हमारा एक ऐसा इदारा है जिस पर हमें फख्र है कि उन्होंने जानों की नजराने दी हैं, जानों की कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा दहशत गर्दों से निपटा है और उन्होंने सरहदों की बड़ी ईमानदारी से हिफाजत की है। हमें पाकिस्तान की अफवाज पर फख्र है। इसको मुतनाज़ा बनना ही नहीं चाहिए, ना इस तनाज़े में आना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार बनाता है कि मेरे एक ही पेज पर है, यानी ये स्टेटमेंट ही नहीं आनी चाहिए। इखलाकियात की बातें करते हैं। दो टोक असल में बस वक्त की किल्लत है कि ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी। आपका मौकफ ये है, इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मुनज़्ज़ा, एक बात जरा देखें कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, ये 14 वोट किसने तोड़े? हॉर्स ट्रेडिंग किसने की? अभी माजी बईद में नहीं, माजी करीब में ही इन्होंने जो है सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जो अदम एतमाद था उसमें किसने हॉर्स ट्रेडिंग की? किसने वोट खरीदे? किसने खरीदे? 64 बंदे हाथ खड़ा करके जो है अदम एतमाद करते हैं और वोट निकलते हैं 50 लोगों को। डूब के मर जाना चाहिए अगर ये इखलाकियात की बात। अच्छा ठीक है साहब, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से मैं चाहूंगी कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं। जिस तरह के लतीफ खोसा साहब ने कहा
केजी डीजी ISPR को ये स्टेटमेंट ही नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए चूंकि ये स्टेटमेंट ही नामुनासिब थी। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अगर तो स्टेटमेंट को अगर आप आइन और कानून की रोशनी में देखें तो फौज का कोई किरदार नहीं है सियासत में, बल्कि उनके हल्फनामों में लिख दिया गया है कि फौज का सियासत पे कोई अमल दखल नहीं होगा। तो इसके बाद तो किसी किस्म की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और जो बयान दिया है डीजी ISPR ने, ये भी मेरे ख्याल से जो आइन में लिखा है, जो कानून में लिखा है, हाँ, अगर ये इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है जिस तरह हमें ये शिकवा है कि माजी में होता रहा है